एवरीवन वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस 8:30 बज चुका है और 8:30 बजे डेली लगाते हो आप लोग एक सेट, ठीक है, जिसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस। तो आज हम लोग एक और सेट इसमें करने जा रहे हैं, तो जल्दी से आप सभी आ जाओ क्योंकि ये सेट आपके बिहार ESI एग्जाम जो होने वाला है और बिहार SI जो मेंस होने वाला है उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एग्जाम जहाँ पे भी जीके पूछा जाएगा उन सभी एग्जाम के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाओ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन कहाँ होता है, यानी मैक्सिमम जो चांदी है वह भारत में आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो वह मिलेगा राजस्थान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी कलर्स पुस्तक के लेखक कौन है। प्राइमरी कलर्स इस पुस्तक के लेखक कौन है, यह है जो क्लाइन। कौन है? जो क्लाइन। और इसको जो पब्लिश किया गया था ये गुमनाम तरीके से इसको पब्लिश किया गया था, बट ये लिखा गया है किसके द्वारा? जो क्लाइन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है। आसान सा क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? ये चंद्रमा पे स्थित है। इसको शांत सागर के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअल में सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी का ही हिंदी हो गया शांत सागर, ठीक है। यह चंद्रमा का वह भाग है जहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है और वह भाग हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइलॉग कौन सी पुस्तक का मुख्य पात्र है? साइलॉग किस पुस्तक का मुख्य पात्र है? कौन सा पुस्तक है वो? वह है मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस इसका जो मेन कैरेक्टर है वह है साइलॉग। अगला क्वेश्चन क्या है, फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता था? फिरदौस मंजिल किसको कहा जाता था? फिरदौस मंजिल शाह आलम द्वितीय को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? शाह आलम द्वितीय को। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल जो विशेषता है वह क्या है पूंजीवादी का मूल विशेषता? तो इन ऑप्शंस को जब पढ़ोगे तो आपको मिलेगा बी ऑप्शन सही है, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व। मेन जो कैपिटलिस्टिक मार्केट का, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का जो मेन आपका लक्षण है वो यही है, ठीक है। जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सभी पर्सनल इन्वेस्टमेंट होते हैं, यानी प्राइवेट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी के बारे में हमारे संविधान में क्या कहा गया है? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना इसको। क्या कहा गया है हिंदी के बारे में? हिंदी के बारे में कहा गया है भारतीय संघ की सरकारी भाषा होगी हिंदी। क्या कहा गया है? भारतीय संघ की सरकारी भाषा होगी हिंदी। बहुत सारे बच्चे भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में इसको कंसिडर करते हैं, ये गलत है। हमारे संविधान में कहीं पे भी नहीं कहा गया है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ये कहा गया है कि जो कामकाज की भाषा है वो हिंदी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्विटजल किस देश की मुद्रा है? क्विटजल किस देश की मुद्रा है? तो क्विटजल ग्वाटेमाला की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, रूस का बाकू क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? तो रूस का जो बाकू क्षेत्र है उसको हम लोग पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जानते हैं। किस चीज के लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, यानी दो टेबल दिए हुए हैं आपको, एक में दिया हुआ है देश और दूसरा में दिया हुआ है स्थानीय पवन। तो इन दोनों को आपको मैच करना है, जल्दी से मैच करो। चलो एक तरफ से देखते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में विली हवा चलती है। दूसरा है चीन में आपका टाइफून है। तीसरा है फ्रांस में आपको मिस्ट्रल मिलेगा। और वेस्ट इंडीज यहाँ आपको हरिकेन मिल जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? क्या है? नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। कहाँ स्थित है? ये स्थित है कोलकाता में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये स्थित है बिहार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन फलन अभिव्यक्त करता है। तो उत्पादन फलन किसका अभिव्यक्त करता है? तो भौतिक निवेश और उत्पादन के बीच प्रौद्योगिक संबंध को दर्शाता है। कौन? उत्पादन फलन, यानी प्रोडक्शन आपका फंक्शन जो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 4880 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? 4880 मीटर की ऊंचाई के साथ ये विश्व का 5वां सबसे ऊंचा पर्वत है। आपको बताना है यह कौन सा पर्वत है। कौन सा है ये?
ये है आपका मकालू पर्वत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण होता है जब, तो आसान सा क्वेश्चन है, बहुत दिनों के बाद आपका रिवीजन हो रहा है, जल्दी से बता दो सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। ठीक है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, आप सभी इसको जान रहे हो। अगला क्वेश्चन है भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन हुआ, अकबर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह। अब देखो यहाँ पे अगर आपको क्लियर नहीं पता है और आप ऑप्शन के साथ खेलना चाहते हो तो आप गलत कर दोगे। ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं मारने का तो आदत है नहीं आपको, मैं बार बार बोलता हूँ इसका आदत लगाओ, क्योंकि एग्जाम में आपका 4 से 5 नंबर सिर्फ इसी में चला जाता है, जो आप नहीं मार पाते हो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वो तभी आप कर पाओगे जब आपको एग्जैक्ट आंसर पता हो। तो आपको पता है अंतिम मुगल सम्राट कौन है, ये है जाफर। ठीक है, कौन है अंतिम मुगल सम्राट, तो अंतिम मुगल सम्राट है बहादुर शाह जाफर। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 712 में भारत आया था, उसका नाम क्या था। तो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो है ये 711-12 में भारत आया था, आपको बताना है इसका नाम क्या था। क्या था इसका नाम, इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। अगला क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल की निम्नांकित कृतियों में से किस पर दूरदर्शन सीरियल बन चुका है। यानी ये सारे बुक्स जो हैं इसमें से कौन सा एक ऐसा बुक है जिस पर दूरदर्शन सीरियल बन चुका है, कौन सा है वो, जल्दी बताओ कौन सा है। तो वह है भारत एक खोज। ठीक है, भारत एक खोज, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है और इस पर दूरदर्शन सीरियल भी बन चुका है। अगला क्वेश्चन है जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, तो ये लाहौर में स्थित है। ठीक है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और इसका जगह जो है एग्जैक्ट जगह है वह है शहादरा। कौन सा जगह है, शहादरा, जहाँ पे इनका मकबरा स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी होता है। उपादान लागत पर, उपादान लागत क्या हो गया, फैक्टर कॉस्ट पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से आपका। तो फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी को हम क्या कहते हैं, तो फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी को कहा जाता है क्या, मतलब फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी क्या होता है ये आपको डेफिनेशन बताना है। तो देखो मार्केट प्राइस पे जो जीडीपी होता है उसमें अगर हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसको माइनस कर दें और सब्सिडीज को जोड़ दें, यह होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, जीडीपी और नीचे आपको एफसी लिखा हुआ मिलेगा, तो ये हो गया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है, फिर से आप एक बार फॉर्मूला इसका देख लो, ये होता है जीडीपी एट एमपी, ठीक है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस क्या होगा, सब्सिडीज। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन देखो, जीडीपी में अप्रत्यक्ष कर घटाकर और इमदाद यानी सब्सिडीज जोड़कर। अगर जीडीपी, यहाँ पे जीडीपी कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब जीडीपी एमपी हुआ। ठीक है, तो इसको याद रखना। और जीडीपी एट मार्केट प्राइस पूछा जाए तो बस इस फॉर्मूले में इधर उधर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता था। जल्दी बताओ कौन सा वो आंदोलन है जिसका नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग ने किया था और उसके लिए बहुत फेमस भी हुए, तो वह है आपका रंग भेद के विरुद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शांति निकेतन की स्थापना किसने की। तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात है। जल्दी बताओ, कुष्ठ रोगियों के लिए कार्य करने के लिए विख्यात कौन है, तो इसके बारे में मैंने पढ़ाया था आपको वन लाइनर में बहुत अच्छे से, वो है बाबा आमटे। ठीक है, बाबा आमटे विख्यात हैं कुष्ठ रोगियों के लिए काम करने के लिए, इन्होंने आश्रम भी बाकायदा बनाया था। ठीक है, आप सभी को अगर याद है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना उस आश्रम का नाम जो बाबा आमटे ने शुरू किया था स्पेशली कुष्ठ रोगियों के लिए। अगला क्वेश्चन है आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था। ये सारे क्वेश्चंस आपके वन लाइनर में हो चुके हैं, तो कब हुआ था आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत, ये 1896 में हुआ था, ऐसे आपको आना चाहिए। और कहाँ इसका आयोजन हुआ था, इसका आयोजन हुआ था एथेंस में।
ठीक है, यूनान की राजधानी है एथेंस, वहीं पे इसका आयोजन हुआ था। अच्छा, आधुनिक ओलंपिक जो है इसके पिता कौन कहे जाते हैं? तो पियरे डी कुबर्टी। कौन कहे जाते हैं? पियरे डी कुबर्टी। ये पियरे डी कुबर्टिन कहाँ के हैं? ये फ्रांस के नागरिक हैं और इनको ही आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फिर से आपका 2 टेबल है। पहला टेबल है संसद सदस्य, बी है आपका राष्ट्रपति, सी है उपराष्ट्रपति, डी है आपका अध्यक्ष यानी स्पीकर। आपको मैच करना है इसमें टेबल 2 से, तो जल्दी से मैच करो और बताओ क्या होगा सही आंसर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका सही आंसर होगा, चलो एक तरफ से मैच करो, देखते हैं। संसद, तो क्या होगा? संसद, देखो संसद सदस्य वयस्क मतदान द्वारा निर्वाचित, इसको हम लोग संसद सदस्य यानी एमपी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ए जो है वह 4 से रिलेट करेगा, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, ठीक है। दूसरा है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का क्या हो जाएगा? निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित। और सी है आपका उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति क्या हो जाएगा? संसद द्वारा निर्वाचित। और डी है अध्यक्ष यानी स्पीकर, तो ये हो जाएगा लोकसभा द्वारा निर्वाचित। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे भयानक अकाल कब पड़ा था? भारत में सबसे भयानक अकाल कब पड़ा था? कब पड़ा था? ये पड़ा था 1943 में। और ये अकाल जो पड़ा था ये पड़ा था बंगाल क्षेत्र में। ये अभी तक का सबसे भयानक अकाल भारत में पड़ा था। अब अगला क्वेश्चन है 1943 का बंगाल अकाल में किस वायसराय ने राहत सामग्री वितरित कराई थी? यानी इन शॉर्ट आपसे ये पूछा जा रहा है 1943 में वायसराय कौन था? तो कौन था उस वक्त वायसराय? उस वक्त वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। इसको मैंने याद रखने के लिए बताया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, यानी भारत छोड़ो आंदोलन, गो बैक, तो यहाँ से गो, लिनलिथगो, गो से गो बैक, ठीक है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इससे आप याद रखना 1942, तो 1943 में भी आपको याद रखने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? किस राज्य में है? यह है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कौन सा, क्या नाम है इसका? माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना। किस नदी पर है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये बेतवा नदी पर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। यहाँ पे आपका एक है उत्तर प्रदेश, तो आप आंसर वही करोगे। अगर दोनों रहता तो हम लोग दोनों आंसर करते, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांश के बीच है? तो आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ रखा है। 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में भारत स्थित है। अगला क्वेश्चन है यूएनडीपी बनाता है, तो इन चारों ऑप्शंस में से बताओ यूएनडीपी क्या क्रिएट करता है या क्या रिलीज करता है? तो यूएनडीपी बहुत बार आपने ये भी पढ़ रखा होगा, जल्दी बताओ क्या होगा आपका सही आंसर। तो देखो यूएनडीपी क्या रिलीज करता है? यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक रिलीज करता है। इन चारों ऑप्शंस में से आपका यही सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर, डेल्टा का निर्माण कब होता है? डेल्टा का निर्माण कब होता है? जब नदी के मुहाने पर समुद्र ज्वार निर्बल हो जाए, तो क्या होगा? देखो ये है नदी और ये समुद्र में आके मिल रही है। अगर यहाँ पे समुद्र का ज्वार निर्बल हो जाए तो ये जो डिपोजिशन है, यानी ये जो नदी सामान लेकर आ रही है वो यहीं पे डिपॉजिट कर देगी और फिर इसको कहीं पे जाने का रास्ता मिलेगा नहीं, क्योंकि समुद्र का जो फोर्स है वो बहुत ही कमज़ोर है। तो यहाँ पे डिपॉजिट होते होते ये क्या होगा? ये एक डेल्टा का रूप ले लेगा। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्योष्टि संबंधी टीले को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इस तरह का ये चीज है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग स्तूप कहते हैं। जनरली ये स्तूप अस्तित्व में कब आया? देखो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद, यानी उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो अस्थियां थी, ठीक है, उसको 8 भागों में डिवाइड किया गया और उन 8 भागों पर अलग अलग जगह अलग अलग स्तूप बनाया गया। इसी के लिए नाम से ये फेमस है, ठीक है। यहीं से ये स्तूप अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन है हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? ये हरिजन सेवा समिति है, ध्यान इसका देना। ये हरिजन सेवा संघ नहीं है, ये हरिजन सेवा समिति है। इसकी स्थापना राजस्थान में की गई थी। हरिजन सेवा संघ नहीं, हरिजन संघ, जिसकी स्थापना गांधी जी ने की थी। लेकिन ये है हरिजन सेवा समिति और इसकी स्थापना राजस्थान में की गई थी। और कौन थे इसके संस्थापक? इसके संस्थापक थे सागरमल गोपा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वर्ष 1774 में इसकी स्थापना की गई थी। बहुत सारे बच्चे अभी भी इसमें गलती कर बैठते हैं, ठीक है। 1773 देखते ही वो मार देते हैं। तो 1773 एक्ट के तहत किया गया था, लेकिन स्थापना एक्चुअल में 1774 में किया गया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, कीका के नाम से कौन लोकप्रिय था? तो कीका के नाम से कौन फेमस हुए थे? तो महाराणा प्रताप को जाना जाता था कीका के नाम से। किनको? महाराणा प्रताप को। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई थी, यानी बेनजीर भुट्टो की हत्या कहाँ हुई थी, ये आपको बताना है। कहाँ हुई थी? तो इनका हत्या इस्लामाबाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति से आशय है। राजकोषीय नीति से क्या आशय है? जल्दी बताओ। राजकोषीय नीति से क्या आशय है? तो राजकोषीय नीति में आता है आपका सरकारी कर, सरकारी व्यय और ऋण, ठीक है। ये सारी चीज़ों को मिलाकर हम लोग राजकोषीय नीति के अंतर्गत लाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत बार आपने पढ़ा है। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द बेटर मैन किसकी कृति है? द बेटर मैन, यह पुस्तक किसने लिखा है? जल्दी बताओ किसने लिखा है? तो ये अनीता नायर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। क्या है नाम इसका? द बेटर मैन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किसी देश की विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है? इन चारों में से एक ऐसा ऑप्शन है जो किसी भी देश का विदेश नीति जो होता है, फॉरेन पॉलिसी होता है, उसका एक निर्धारक तत्व नहीं बन सकता है। वो क्या है? वह आपका धार्मिक परिस्थितियाँ, ठीक है। कोई भी देश अगर वह एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहता है, वह एक फॉरेन पॉलिसी बनाता है, तो उसमें धार्मिक परिस्थितियों को इंक्लूड बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मांग का नियम अभिव्यक्त करता है। मांग का नियम क्या अभिव्यक्त करता है? ये आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, जहाँ पे आप अगर ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो गलती कर बैठोगे, इसलिए अगर एग्जैक्ट आता है तभी आप सही कर पाओगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अक्सर जो बच्चे गलतियाँ करते हैं वो है मांग के नियम को वो लोग प्राइस के साथ रिलेट करते हैं, जो आपके ऑप्शन ए और बी में है, ठीक है। तो इसी दोनों में चुनने का कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखो, आप अगर इंग्लिश में आपको आता है तो डिमांड और सप्लाई, ठीक है, डिमांड और प्राइस का रिलेशन नहीं होता है, डिमांड और सप्लाई का रिलेशन होता है। तो बस आप वही दिमाग में रखो कि डिमांड अगर है तो इसका रिलेशन जो होगा वो सप्लाई के साथ होगा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन का उसके स्थानापन्न की आपूर्ति पर प्रभाव, यानी कोई भी वस्तु का डिमांड जिस हिसाब से हो रहा है उसका क्या असर पड़ता है उसके सप्लाई पे, यही उसकी मांग के नियम को दर्शाता है, ठीक है। और इस दोनों के कारण अब फिर जो प्रभाव पड़ता है वो है आपका प्राइस पे प्रभाव। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, बिना एंजाइम वाला पाचक रस कौन सा है? तो इन सब में से, इन चारों ऑप्शंस में से बताओ, बिना एंजाइम वाला पाचक रस कौन सा है? बिना एंजाइम वाला पाचक रस कौन सा है? ये आपका पित्त रस। पित्त में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करेगा? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? जल्दी बताओ, कहाँ दायर की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला न्यायालय में, और डी ऑप्शन है आपका उपर्युक्त ए और बी दोनों, यानी ये सही है आपका। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, कहीं पे भी जनहित याचिका को दायर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होता है? पश्चिमी समुद्र तट का बात किया जा रहा है, आपको बताना है किस मानसून से बारिश यहाँ पर होता है। तो कौन सी मानसून है वो है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। पश्चिमी तट बोला जा रहा है, यानी ये वाला तट। तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो एंट्री होता है, ठीक है, जून मंथ में एंट्री होता है, जिसके कारण सबसे पहले जो बारिश है वह वेस्टर्न घाट पे आपका केरल एरिया में होता है, ठीक है। तो आपका क्लियर आंसर आपको दिख रहा है डी होगा। अगला क्वेश्चन है, नाम सह्याद्री किससे संबंधित है? सह्याद्री नाम किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है पश्चिमी घाट से। पश्चिमी घाट का ही दूसरा नाम है सह्याद्री। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फिर से आपका टेबल दिया हुआ है 2। पहला क्या है? सरोजिनी नायडू,
और बी ऑप्शन है आपका M.A. जिन्ना, तीसरा है तेज बहादुर सप्रू और B.D. सावरकर। दूसरे साइड में आपको दिया हुआ है कुछ इनसे रिलेटेड चीज़ें, आपको मैच करना है। जल्दी से मैच करो और बताओ क्या होगा सही आंसर, क्या होगा सही आंसर। तो यहाँ पे आपको मैच करना होगा सही आंसर के लिए। सबसे पहले हम लोग मैच करते हैं। सरोजिनी नायडू किस चीज़ से संबंधित है? तो सरोजिनी नायडू आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। उसके बाद M.A. जिन्ना, तो ये जिन्ना से तो क्लियर है, मुस्लिम लीग से ये संबंधित थे। तेज बहादुर सप्रू किस चीज़ से संबंधित थे? तो ये हिंदू महासभा से संबंधित थे। सॉरी, मैंने जिन्ना में लगा दिया, इसको क्लियर करो, ठीक है। क्या था? तेज बहादुर सप्रू हिंदू महासभा से, और V.D. सावरकर ये लिबरल पार्टी। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। देखो मैच करने वाले में अगर आपको एक दो भी अच्छे से आता है तो बहुत सारे मैच द फॉलोइंग ऐसे होते हैं जिसको आपको अगर दो आता है तो आप सही करके निकल जाओगे। अगला क्वेश्चन है समुद्र की लहरों में भंडारित होती है, यानी किस तरह की ऊर्जा आपको समुद्र के लहरों में देखने को मिलेगा? किस तरह की ऊर्जा उसमें होती है? तो इसमें आपको तीनों प्रकार की ऊर्जाएं मिलेंगी, यानी द्रव चलित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। इन सारे ऊर्जाओं को आपको देखने को कहाँ मिल जाएगा? समुद्र की लहरों में। अगला क्वेश्चन है जिस वैज्ञानिक ने शुद्ध क्रिस्टल अवस्था को सर्वप्रथम अलग किया था वो कौन है? जल्दी बताओ कौन सा वो वैज्ञानिक है जिसने शुद्ध क्रिस्टल अवस्था को सर्वप्रथम विकसित किया, यानी सर्वप्रथम अलग कर पाया? तो वो कौन है? वो है आपके कौन? W.M. स्टैनले, ठीक है। W.M. स्टैनले ने सर्वप्रथम जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है उसका आविष्कार किया है। अगला क्वेश्चन है दिन के समय औद्योगिक क्षेत्र में अनुमत शोर का स्तर कितना होता है? औद्योगिक क्षेत्र में दिन में आपका जो शोर है वह 75 डेसिबल से 85 डेसिबल के बीच में रह सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? इन चारों ऑप्शंस को पढ़ो और बताओ। गुर्दा यानी किडनी, किडनी का इनमें से क्या काम नहीं हो सकता है? कौन सा है वो? देखो रक्तचाप का नियमन, दूसरा है प्रतिजैविकी यानी एंटीबायोटिक्स का स्राव, तीसरा है मूत्र को बाहर निकालना, चौथा है आपका शरीर के तरलों की अम्लता का नियमन। तो ये सारी चीजें होती है बी ऑप्शन को छोड़कर, ठीक है। बी ऑप्शन जो है आपका यानी प्रतिजैविकी का स्राव ये किडनी नहीं करता है, रेस्ट तीनों काम करता है। अगला क्वेश्चन है यदि विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? अगर ब्लीचिंग पाउडर को आप लंबे टाइम तक हवा में खुला छोड़ देते हो तो उसका जो क्लोरीन है, ठीक है, वह धीरे धीरे उड़ जाएगा और उसमें क्लोरीन बहुत ही कम मात्रा में बचेगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी, ठीक है। उसकी क्लोरीन क्रमशः समाप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है? तो आसान सा क्वेश्चन है, क्यों दिखाई देता है? परावर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जल्दी से स्टेटमेंट पढ़ो और बताओ कौन सा स्टेटमेंट गलत है। रक्त अम्लीय होता है, पित्त रस का स्राव यकृत द्वारा होता है, अमाशय रस में HCl होता है, और डी है पित्त रस क्षारीय होता है। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें आपको गलत लग रहा है? तो आप जानते हो रक्त जो है वह अम्लीय नहीं होता है, वह बेसिक होता है, ठीक है। रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4, और जानते हो 7 से अधिक अगर है तो वह बेस है और 7 से कम है तो वह एसिड है, ठीक है। इसलिए रक्त जो है वह बेसिक होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सदिश राशि है, तो इन सब में सदिश राशि कौन सा है? देखो 2 क्वांटिटी होता है, वेक्टर और स्केलर। सदिश यानी वेक्टर हो गया, अदिश यानी स्केलर हो गया, ठीक है। मैंने बोला था ऐसे तो आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो जिसमें बॉ साउंड है, ठीक है, मैक्सिमम आपका सही हो जाएगा 80%, 20% में आप गलती करोगे, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा, ठीक है। तो बॉ साउंड यहाँ पे वेग में आ रहा है तो ये आपका सदिश राशि होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसकी स्थापना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा इन चारों चीज़ों में से किसकी स्थापना की गई थी ये आपको बताना है। किसकी स्थापना की गई थी? तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, ठीक है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। अगला क्वेश्चन है वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान हो क्या कौन सा है? वो इन चारों में से वह कौन सा तत्व है जिसका परमाणु भार और परमाणु क्रमांक
दोनों समान हो। जल्दी बताओ वो कौन सा तत्व है? तो वह तत्व है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन, जिसका परमाणु भार और परमाणु संख्या जो है यह ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर हम लोग हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट का बात करेंगे तो यह है 1.00784। ठीक है, वहीं पे एटॉमिक नंबर का अगर बात करेंगे तो यह है 1, यानी ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है। दांतों व हड्डियों में क्या उपस्थित रहता है? आसान सा क्वेश्चन है। कैल्शियम फॉस्फेट, ये आपके दांतों और हड्डियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ता है? तो वो कौन सा द्रव्य है? वह द्रव्य है द्रव्य हीलियम। ठीक है, अगर लिक्विड हीलियम है तो इसको जब आप रखोगे किसी ग्लास में तो ये नीचे से ऊपर की ओर चढ़ेगा, क्योंकि हीलियम बहुत हल्का होता है। अगला क्वेश्चन है स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो। तो ये तो आप जानते हो कि प्रतिध्वनि यानी रिफ्लेक्शन जो साउंड का होता है, जिसको हम लोग एको बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना है? मिनिमम डिस्टेंस है 17 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कीट निम्नलिखित से संबंधित है। कीट किस कैटेगरी से संबंधित है? जल्दी से बताओ, इन चारों में से कीट किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है? तो कीट आता है ऑर्थोपोडा के अंतर्गत। ठीक है, ऑर्थोपोडा ये संघ है, फैलम है, जिसके अंतर्गत आता है कीट। क्लियर है? अच्छा, इसका एक खास क्या है, इसमें इनका जो बॉडी है, ठीक है, वह अलग अलग हिस्सों में, 3 हिस्सों में बटा होता है। ठीक है, और इसमें 3 जोड़ी टांगे होती है। संयुक्त इनका जो आंख है वह संयुक्त होता है, संयुक्त नेत्र, और ट्रैंकिया होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गैमीट के शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? तो ये किया गया था मेंडल के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेलेनियम की खोज किसने की थी? सेलेनियम की खोज किसने की थी? तो सेलेनियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? सेलेनियम की खोज किसके द्वारा? जॉन्स जैकब बर्जिलियस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जॉन्स जैकब बर्जिलियस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई की बैकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है? सड़क या रेल की पटरी का गोलाई आप देखते हो, इसका बैकिंग किया जाता है क्या करने के लिए? तो अपकेंद्रीय बल उत्पन्न अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न करने के लिए ये गोलाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? इन चारों प्रोसेस में से आपको ये बताना है कौन सा वो प्रोसेस है जिसके लिए एकमात्र रीजन केशिकत्व यानी कैपिलरिटी नहीं है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ कौन सा होगा आपका? तो इसमें सही आंसर होगा भूमिगत जल का ऊपर उठना। ठीक है, रेस्ट देखो, स्याही सूखना, सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना, पौधे की जड़ों से इसकी पत्तियों तक पानी का ऊपर उठना, ये सभी प्रोसेस जो है ये सभी केशिकत्व के कारण होता है। लेकिन भूमिगत जल का ऊपर उठना, इसके पीछे केशिकत्व तो है लेकिन एकमात्र कारण यही नहीं है। इसके अलावे जैसे टेम्परेचर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, ये सारे चीजें भी काम आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? सुपरसोनिक विमान जो है वह हमारे ब्रह्मांड के हमारे एटमॉस्फेयर के किस मंडल को हानि पहुंचाता है? कौन सा वो मंडल है? वह है आपका ओजोन मंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है, क्यों? क्यों हम रबड़ से स्टील को अधिक लचीला मानते हैं? क्योंकि प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होता है। अगर हम लोग रबड़ और स्टील को दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि स्टील का प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है। इस कारण से हम लोग रबड़ से स्टील को अधिक लचीला मानते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी
तो इनका गतिज ऊर्जा और या यांत्रिक ऊर्जा जो भी है वह कंपेयर किया गया है। क्या क्या है, एक कार है और एक भरी हुई ट्रक है। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें क्या अधिक होगा, कैसा होगा, ये चीज़ आपको क्लियर करना है चारों ऑप्शंस में से। तो जल्दी दिमाग लगाओ, पढ़ो और इसको क्लियर करो। क्या होगा सही आंसर? अगर एक कार और एक भरी हुई ट्रक रास्ते पर समान गति से चल रहे हैं, दोनों का गति समान है, ठीक है, तो ट्रक की तुलना में कार में कम गतिज ऊर्जा होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, अब हाफ में तो कोई चेंज आएगा नहीं और गति समान है यानी v² में भी कोई चेंज आएगा नहीं, यानी जो डिपेंड कर रहा है वो कर रहा है मास पे। तो आपको पता है कार और भरी हुई ट्रक, जिसमें से भरी हुई ट्रक का जो मास है वह ज़्यादा है, यानी अगर हम लोग इसके गतिज ऊर्जा को कंपेयर करेंगे तो ट्रक का गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगा। ठीक है, और वहीं पे कार का गतिज ऊर्जा कम होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, हिंदू पथ किसे कहा जाता है? हिंदू पथ, हिंदू पथ यह किसको कहा जाता है? तो हिंदू पथ महाराणा संगा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है हिंदू पथ? महाराणा संगा को। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श रोम किसके शरीर में पाया जाता है? स्पर्श रोम किसके शरीर में पाया जाता है? तो स्पर्श रोम कीट के शरीर में पाया जाता है। किसके शरीर में? कीट के शरीर में। अगला क्वेश्चन है, 20 किग्रा वजन को जमीन से 1 मीटर ऊपर की ऊंचाई पर उठाने में किया गया कार्य कितना होगा? 20 किलोग्राम का वजन है, इसको जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाना है, तो टोटल किया गया कार्य कितना होगा? आसान सा न्यूमेरिकल है, जल्दी से सॉल्व करो। क्या होगा टोटल किया गया कार्य? अब देखो, अगर हम लोग जमीन से ऊपर उठाते हैं, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे 20 किलोग्राम का वजन है, ठीक है, इसको जमीन से 1 मीटर ऊपर की ओर उठा रहे हैं, तो किया गया कार्य यहाँ पे क्या होगा? कार्य क्या होगा? इसमें जो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, वही इसका कार्य होगा टोटल। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। ठीक है, और m यहाँ पे क्या है? 20 है, 20 किलोग्राम है। g कितना होगा? तो g मान लो हम लोग 9.8 लेते हैं, तो यहाँ पे आपको 9.8 अगर लोगे, पॉइंट में यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है तो हम लोग 10 इसको अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए हम लोग 10 मान लेते हैं। ठीक है, और h यानी हाइट, हाइट कितना है? 1 मीटर है। ठीक है, तो गुने a, तो 20 गुना 10 गुना a यानी 200 जूल जो है इसका कार्य हुआ। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, 200 जूल। ठीक है, आपका यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर शक्ति जनित्र में निम्न में से कौन सी सामग्री नियंत्रक के रूप में प्रयोग की जाती है? नियंत्रक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में क्या प्रयोग किया जाता है? तो नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरोन का छड़ यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? यानी इन चारों में से कौन सा वायरल डिसीज नहीं है? पीलिया, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड और गलसोल। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा टाइफाइड। ठीक है, ये बैक्टीरिया से नहीं होता है, बल्कि ये वायरस से नहीं होता है, बल्कि ये बैक्टीरिया से होता है, यानी जीवाणु से होता है। और कौन से बैक्टीरिया से होता है? साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है इसका? साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, इस बैक्टीरिया से टाइफाइड नामक बीमारी उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एमडीआई का पूरा रूप क्या है? एमडीआई का पूरा रूप जल्दी बताओ। एमडीआई का फुल फॉर्म अगर आपने कहीं पढ़ा है तो क्या होता है एमडीआई का फुल फॉर्म? एमडीआई का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। क्या होता है? मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, गुरु पर्व किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? गुरु पर्व किसके जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो गुरु पर्व जो है वह गुरु नानक देव की जयंती के अवसर पे मनाया जाता है। ठीक है, किसके? गुरु नानक देव के जयंती पर। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा का निर्माण कब हुआ था? तो बहुत बार मैंने पढ़ा रखा है, बुलंद दरवाजा का निर्माण 1602 ईस्वी में अकबर के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1602 ईस्वी में। किसने करवाया था? अकबर ने। और क्यों करवाया गया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य पर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? यानी चीनी लेखकों का जो भी आपका चीज मिला हुआ है उसमें उन्होंने भारत को किस नाम से बुलाया है? तो यिन तू। किस नाम से? यिन तू। चाइना में, अगर चाइनीज भाषा में हम लोग भारत को देखेंगे तो यिन तू बुलाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? किसके दरबार में थे? तो ये पेदाकोमती वेमारेड्डी के दरबार में थे। पेदाकोमती वेमारेड्डी। ठीक है, ये रेड्डी वंश, साउथ इंडिया का रेड्डी वंश है, उसी के दरबार में श्रीनाथ बहुत ही फेमस एक दरबारी कवि थे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय हाल ही में वॉन करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुने गए? वॉन करमन पुरस्कार 2020 के लिए अभी हाल ही में किसको चुना गया है? किसको चुना गया है? ये चुना गया है के शिवन को। ठीक है, जो इसरो के चीफ हैं उनको वॉन करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को हाल ही में एटलस एक्सीलेंस अवार्ड 2020, क्या है? एटलस एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? जल्दी बताओ कौन सा राज्य है वो? वो राज्य है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रोको टोको नामक अभियान की शुरुआत की है? रोको टोको अभियान अभी हाल ही में कोरोना वायरस के बाद अभी चालू किया गया है। ठीक है, कोरोना वायरस के कारण रोको टोको अभियान। तो आपको बताना है किस राज्य में ये चालू किया गया है। ये चालू किया गया है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका के शीर्ष कृषि अनुसंधान संगठन के प्रमुख बने हैं? अमेरिका के शीर्ष कृषि अनुसंधान संगठन के प्रमुख एक भारतीय बने हैं। आपको बताना है वो कौन है। कौन है वो है पराग चिटनिस। क्या है नाम इनका? इनका नाम है पराग चिटनिस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति जैक चार्ल्टन का निधन हुआ, वह थे? जैक चार्ल्टन यह किस फील्ड से रिलेटेड हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? तो यह एक फुटबॉलर थे। ठीक है, पूर्व फुटबॉलर थे। कहाँ के? तो इंग्लैंड के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्या है स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस का खिताब जीता है? स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का भी हाल ही में खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? ये जीता गया है लुईस हैमिल्टन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत शुरू की गई है? जल्दी बताओ, भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत किस राज्य में शुरू हुई है? कौन सा राज्य है वो राज्य छत्तीसगढ़। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो वो कौन सा देश है? वो देश है रूस। अभी हाल ही में कल या परसों ये खबर आया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक फॉल्ट है। एक्चुअल में रूस ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ह्यूमन ट्रायल उन्होंने पूरा कर लिया है, पर शायद जहाँ तक खबरें आई है उन्होंने बस जो पहला चरण है उसको पूरा किया है, और उन्होंने न्यूज़ में ये दिखाया कि उन्होंने ह्यूमन ट्रायल पूरी तरह से पूरा कर लिया है, जो कि शायद गलत हो सकता है। लेकिन हम लोगों को पढ़ने के लिए एक टॉपिक मिल गया, तो आपको ये याद रखना होगा किसने दावा किया है कि ह्यूमन ट्रायल पूरा कर लिया है, तो वो है रूस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस पुलिस थाने को भारत के सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के एक पुलिस थाने को सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। वो कौन सा है? वो है आपका नादौन पुलिस थाना। कौन सा है? नादौन पुलिस थाना। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? कौन बने हैं? ये बने हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। कौन बने हैं? ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। ठीक है, ये है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आसान सा क्वेश्चन है। 11 जुलाई को हम लोग प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में चीनी सामान का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? वह एक राज्य जिसने घोषणा किया है कि वो लोग चीनी सामान यूज नहीं करेंगे, ना ही वहाँ के जो सिटीजन हैं वो चीनी सामान यूज करें, तो वो राज्य है उत्तराखंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क गूगल
प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है। गूगल प्लस को किस नाम से लॉन्च किया है? तो गूगल प्लस जो पहले आपको देखने को मिलता था वह बीच में गूगल ने बंद कर दिया था। आपको बताना है इसको रीलॉन्च किस नाम से किया गया है। तो किस नाम से रीलॉन्च किया गया है? तो इसको गूगल करेंट के नाम से, गूगल करेंट्स, ठीक है, इसके नाम से इसको रीलॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बुनकर समुदाय के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की है? नेकर सम्मान योजना आपको बताना है किस राज्य ने शुरू किया है। किस राज्य ने शुरू किया है? ये कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। क्या होगा आपका सही आंसर? सही आंसर होगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को स्थान आपको बताना है कौन सा मिला है। तो यह मिला है 34वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में दस्तावेजों को स्कैन करने हेतु एक ऐप लॉन्च किया है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है सेल्फ स्कैन। क्या नाम है? सेल्फ स्कैन। दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। आपको बताना है किस राज्य ने किया है। ये लॉन्च किया गया है वेस्ट बंगाल के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए सीईओ बने हैं? यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए सीईओ कौन बने हैं? कौन बने हैं? ये बने हैं जयंत कृष्णा। कौन बने हैं? जयंत कृष्णा। अगला क्वेश्चन है, किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में नाबालिगों के लिए भविष्य बचत खाता लॉन्च किया है? अभी हाल ही में इस बैंक ने नाबालिगों के लिए भविष्य खाता लॉन्च किया है। आपको बताना है वह कौन सी बैंक है। कौन सी बैंक है? वो बैंक है फिनो बैंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं अभी हाल ही में? क्या नाम है उनका? उनका नाम है आकाश गणेशन। क्या नाम है? आकाश गणेशन। अगला क्वेश्चन है, विश्व चॉकलेट दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व चॉकलेट दिवस हर वर्ष 7 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। तो ओके गाइस, यहाँ पे आज का 100 क्वेश्चन पूरा होता है। आई होप कि आज का सेट भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दो यार, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सबके साथ जल्दी से जल्दी शेयर कर दो ताकि वो लोग भी जुड़ सके हमारे साथ, ठीक है। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।